स्वागत है बाबू आप सभी का हमारे करंट अफेयर के क्लास में। आ जाइए सभी लोग। हम लोग क्लास शुरू करते हैं। आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। यूपीएससी के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण टॉपिक है। चाहे ये यूपीएससी हो या फिर किसी भी स्टेट का पीसीएस एग्जाम, हर जगह ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे एक वीडियो बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें हजारों की भीड़ दौड़ते हुए एक शहर से दूसरी शहर में एंट्री कर रही है, जिसे कहा जा रहा है कि मोरक्को से, यानी कि नॉर्थ अफ्रीका के जो एक देश है, जो नॉर्थ अफ्रीका में वेस्टर्न बॉर्डर पे, अफ्रीका के वेस्टर्न साइड में स्थित है मोरक्को। वहां से नागरिकों का हुजूम दौड़ते हुए स्पेन के स्वेटा शहर में एंट्री कर रही है। अब सवाल ये है कि आखिर अफ्रीका के देशों के बीच में स्पेन का शहर कहां से आ गया, और ये भीड़ इतनी ज्यादा मात्रा में, जिसकी संख्या लगभग 50,000 के करीब बताया जा रहा है। स्वेटा शहर की अपनी आबादी अगर देखी जाए तो लगभग लगभग 85,000 के करीब है, और 85,000 आबादी वाले शहर में अगर अचानक 50,000 से ज्यादा की भीड़ किसी दूसरे देश से एंट्री कर जाए तो जाहिर सी बात है कि हंगामा मचना तय है। और ऊपर से वो शहर जहां भीड़ एंट्री कर रही है, वो अगर यूरोपियन यूनियन का अगर देश है, यूरोपियन यूनियन देश का हिस्सा है, तो जाहिर सी बात है कि मामला पूरे यूरोप को लेके हो जाएगा, और जाहिर सी बात है कि पूरी दुनिया में उसकी चर्चा आम हो जाए। आज हम बात करेंगे उन प्रवासियों का जो बड़ी संख्या में मोरक्को से स्वेटा शहर के माध्यम से यूरोप में एंट्री करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए वो जमीन के रास्ते भी, समुंदर को भी तैर के और अन्य माध्यमों से भी वो स्पेन के इस छोटे से शहर में एंट्री का प्रयास कर रहे हैं, जिसका वीडियो आप लोग सोशल मीडिया पे लगातार देख रहे होंगे। आज हम उसका एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से चर्चा करेंगे, उस बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे कि आखिर मामला क्या है, आखिर कैसे कैसे यूरोप का एक देश, उसका एक हिस्सा अफ्रीका में कैसे, और क्या अफ्रीका वालों को इस बात से कोई एतराज नहीं है? क्या ये जो माइग्रेशन है एक प्लानिंग के तहत हो रहा है? क्या डेमोग्राफिक चेंजेस के लिए हो रहा है, या क्या है पूरा मामला? आज हम लोग डिटेल से जानने का प्रयास करेंगे, देखने का प्रयास करेंगे। स्वागत है साथियों। स्पेन, मोरक्को, स्वेटा, ये इन सारी जगहों के बारे में हम आज के इस सेशन में जानेंगे इलीगल माइग्रेशन के बारे में, बॉर्डर सिक्योरिटी के बारे में, और मैप के द्वारा हम समझना शुरू करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर यूरोप का एक शहर अफ्रीका का हिस्सा कैसे बन गया, या अफ्रीका में यूरोप का एक शहर कहां से आ गया। स्पेन जो जिब्राल्टर के उस पार है, जो यूरोप में है, उसका एक शहर जिब्राल्टर के इस पार कैसे हो गया? जिब्राल्टर क्या है, ये भी हम चर्चा करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे। इसके हम जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस को भी देखेंगे, इसके ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस को भी देखेंगे, इकोनॉमिकल दृष्टिकोण से भी देखेंगे, और इसको इंटरनेशनल रिलेशन के दृष्टिकोण से भी देखेंगे। हर प्रकार से इस न्यूज को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम इस मैप के माध्यम से कुछ पॉइंट्स को क्लियर करते हैं। जैसे ये अफ्रीका का, नॉर्थ अफ्रीका का एक देश है मोरक्को, और ये मोरक्को का बॉर्डर है, और ठीक ऊपर ये स्पेन लगता है। अगर आप लोगों ने वर्ल्ड मैप देखा होगा तो वर्ल्ड मैप में अफ्रीका को ऐसे आपने देखा होगा, ये कोने पे आप देखिए, आपको अफ्रीका दिखाई देगा। अब वर्ल्ड मैप में आपने अफ्रीका को देखा होगा, ये कोने पे ये रेड कलर से बना हुआ है, यहां पे मोरक्को है। और ठीक मोरक्को के ऊपर आप देखेंगे तो एक ऐसे ही पानी का ये खाली सा जगह है, आपको दिखाई देगा, पानी का ये खाली सा जगह दिखाई देगा, और ठीक ऊपर आपको स्पेन दिखाई देगा। अब इसी मोरक्को में, ये मोरक्को किस एरिया का क्षेत्र है? अफ्रीका का क्षेत्र है, और ये स्पेन
ये कहाँ का क्षेत्र है? ये यूरोप का क्षेत्र है। लेकिन समस्या क्या है? अच्छा, ये जो पानी का ये जो खाली जगह दिखाई दे रहा है, ये लगभग लगभग 14 किलोमीटर चौड़ा है, 14 किलोमीटर चौड़ा है, मात्र 14 किलोमीटर चौड़ा है। और इसको क्या कहते हैं? इसे जिब्राल्टर जलडमरू मध्य कहते हैं, यानी जिब्राल्टर स्ट्रेट। जलडमरू मध्य क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पानी के आकार को देखिए, यूं आया, यूं हुआ और यूं खुल गया, फिर यहां से यूं आया और यूं हुआ, यूं खुल गया। आपको डमरू की तरह दिखाई दे रहा है, यानी बीच में संकरा रास्ता पानी का और दोनों तरफ बड़ा बहाव, यानी ये हो गया भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी, और ये हो गया अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशन। ये दो बड़े जल के जो स्रोत हैं उनको मिलाने वाला ये क्षेत्र है, जो डमरू के आकार का है। इसलिए इसको जल डमरू मध्य कहते हैं, स्ट्रेट कहते हैं। और इस स्ट्रेट के ऊपर अगर आप देखेंगे तो एक ये एरिया है जिसका नाम जिब्राल्टर है। ये एरिया क्या है? जिब्राल्टर। इसी के नाम पे इसको जिब्राल्टर स्ट्रेट भी कहा गया है। ये चर्चा मैं क्यों कर रहा हूं? अभी थोड़ी देर में आप इस बात को बहुत डिटेल में समझें। अब इसी मोरक्को में, ये देश कौन सा है? मोरक्को है। ये देश कौन सा है? मोरक्को है, जो नॉर्थ अफ्रीका का कंट्री है। अब इस मोरक्को में आप दो जगह देखिए, यानी ये बॉर्डर तो पूरा मोरक्को का होना चाहिए, यानी जनरली अगर ज्योग्राफिकल तरीके से देखा जाए तो। लेकिन इस मोरक्को में एक क्षेत्र है, ये देखिए यहां पे, ये इसे सेउटा कहते हैं। अब ये जो सेउटा है ना, ये सेउटा ही वो प्रमुख केंद्र बना हुआ है जहां पे बड़ी मात्रा में जो प्रवासी लोग हैं वो मोरक्को के बाकी क्षेत्रों से, और यूं कहें कि अफ्रीका के बाकी क्षेत्रों से, नाइजर वगैरह जैसे एरियाज से भी मोरक्को में प्रवेश करते हैं, और मोरक्को के माध्यम से, मोरक्को होते हुए वो स्वेटा में जाने का प्रयास करते हैं। तो ये स्वेटा एक इकलौता जगह नहीं है जहां पे ये माइग्रेशन की समस्या, और इसको याद रखना, इस नाम को याद रखना है प्रीलिम्स एग्जाम के लिए भी, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी करते हो या फिर आप पीसीएस की, किसी भी स्टेट की पीसीएस की तैयारी करते हो, नाम याद रखना है। पूछ सकता है कि स्वेटा कहाँ पे है। और ये सिर्फ अकेला स्वेटा ही ऐसा नहीं है, मोरक्को में एक एरिया और भी है जिसका नाम है मेलिला। ये वाला एरिया है मेलिला, ये वाला एरिया। ये दोनों क्षेत्र ऐसे हैं, ये मेलिला है और ये वाला है स्वेटा। ये दोनों क्षेत्र ऐसे हैं जो ज्योग्राफिकल तरीके से अगर देखा जाए तो पड़ते तो अफ्रीका में हैं और मोरक्को देश के अंदर पड़ते हैं, लेकिन यहां पे कंट्रोल किसका है? स्पेन का है। यहां पे कंट्रोल किसका है? स्पेन का है। अब जो भी प्रवासी होते हैं, अब अफ्रीका में कंडीशन तो नो डाउट खराब है ही। अब वहां लोगों के आर्थिक हालात खराब हैं, वहां पे लोग भोजन के लिए परेशान हैं, वहां पे अब लाइफ स्टाइल की तो बात ही नहीं की जा सकती है कि एक अच्छा लाइफ स्टाइल वहां पे मैक्सिमम लोगों को नसीब नहीं है। ऐसे में अपने उज्जवल भविष्य के लिए लोगों को एक रास्ता दिखता है कि अगर हम मोरक्को के रास्ते अगर स्वेटा में एंट्री कर गए तो कहीं ना कहीं हम यूरोपियन कंट्रीज में एंट्री कर जाएंगे, क्योंकि अब स्वेटा जो है ये स्पेन का हिस्सा है, और ये आज से नहीं है, ये 15वीं शताब्दी से ही, लगभग 1412-15 के टाइम से ही, यानी कि 15th सेंचुरी से ही ये जो स्वेटा एरिया है और मेलिला एरिया है, इस पे स्पेन अपना कब्जा रखता है। स्पेन का कब्जा रखने का कारण क्या है? तो इसके भौगोलिक परिस्थितियों को देखिए। आप देखेंगे कि ये जो एरिया है, अगर यहाँ पे आप अपनी सेना को तैनात कर देते हैं, जियोपॉलिटिकल बड़ा रणनीतिक क्षेत्र है ये, अगर इतना स्ट्रेटेजिक पॉइंट है ये कि अगर आप यहाँ पे सेना अपनी तैनात कर देते हैं तो आप यहां से अटलांटिक महासागर से, यानी अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर के बीच के रास्ते को कंप्लीटली कंट्रोल कर सकते हैं। और रणनीतिक क्षेत्र का, ऐसे चोक पॉइंट्स का क्या महत्व होता है
ये आपने अमेरिका और ईरान के युद्ध में आपने बहुत बेहतर तरीके से देख लिया होगा कि कैसे ईरान ने अमेरिका को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया, सिर्फ एक जल डमरू मध्य के बदौलत। सिर्फ एक जल डमरू मध्य के बदौलत ईरान ने अमेरिका को नाको चने चबवा दिया। तो ऐसी स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे आप अगर ये देख पा रहे हैं कि यहां स्पेन अगर अपनी सेना रख ले तो ये पूरे रास्ते को स्पेन कंट्रोल कर रहा है, यानी दोनों तरफ पूरे रास्ते को स्पेन कंट्रोल कर रहा है। तो स्पेन किसी भी कीमत पे इस क्षेत्र को छोड़ना नहीं चाहता है। स्पेन कहता है कि जब मोरक्को जब जो आधुनिक नेशन स्टेट जब देश बने, आधुनिक नेशन स्टेट वेस्टफेलिया के संधि के बाद ही बने, ये लगभग 17वीं शताब्दी के आसपास के बाद ही जो मॉडर्न नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट है वो आया और देश बनना शुरू हुए, और मोरक्को भी बहुत बाद में मोरक्को देश बना। तो स्पेन कहता है कि जब मोरक्को आधुनिक यानी मॉडर्न नेशन स्टेट नहीं था, उससे पहले ये जो सेउटा और जो मेलिला है ये स्पेन का हिस्सा हुआ करते थे, तो वो स्पेन का है। अब आपको लगेगा कि फिर मोरक्को का क्या कहना है। मोरक्को कहता है देख भाई स्पेन, ये हमारा एरिया है, हमारे भूभाग में है, ज्योग्राफिकल तौर पे भी अगर तुम देखते हो तो ये मोरक्को का हिस्सा लगता है, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि ये हमारा है। स्पेन कहता है ना ना भाई, ये आज से हमारा नहीं है, ये जब तुम नहीं थे नेशन स्टेट उससे पहले भी ये क्षेत्र हमारा हुआ करता था, इसलिए ये क्षेत्र हमारा है। तो ये स्वेटा और मेलिला को लेके मोरक्को और स्पेन के बीच में चलता रहता है मतभेद। अब आपको लगेगा कि ये छोटा सा क्षेत्र है, मोरक्को काहे नहीं सैन्य युद्ध करके इन क्षेत्रों को जीत के झमेला खत्म कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, स्पेन नाटो का सदस्य है, और नाटो नाटो वो संगठन है जिसमें एक देश पे अगर कोई युद्ध करता है तो बाकी के उस नाटो के सदस्य उस देश की हिफाजत करने के लिए या उस देश की तरफ से लड़ने के लिए आ जाएंगे, जो मोरक्को के लिए अच्छा नहीं होगा। खैर, ये इनके बीच में विवाद है, ये मोरक्को और स्पेन के बीच में विवाद है। लेकिन इसी बीच कभी कभी क्या होता है कि मोरक्को अपनी जो सीमा सुरक्षा है धीरे से उसको हल्का कर देता है, और जैसे ही मोरक्को अपनी सीमा सुरक्षा हल्का करता है वैसे ही बड़ी मात्रा में प्रवासी लोग स्वेटा की तरफ एंट्री कर जाते हैं। तो क्या मोरक्को जानबूझ के स्वेटा में डेमोग्राफिक चेंज कराना चाहता है? तो हम ऐसा भी नहीं कह सकते क्योंकि इसका कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य तो मिला नहीं है। हाँ, यूरोप के विद्वान ये जरूर कहते हैं कि मोरक्को इस स्थिति का फायदा उठाता है, अपनी सीमा सुरक्षा को कमजोर करके प्रयास करता है कि स्पेन पे दबाव बना सके कि स्पेन वाले भैया सुनो ध्यान से, ज्यादा अगर आप तिकड़मबाजी करोगे तो हम थोड़ा सा अपना बॉर्डर एरिया को हल्का खुला छोड़ देंगे, तो आपकी हालात गंभीर हो जाएगी। लेकिन हम ये नहीं कह सकते प्रॉपरली, जब आप मेंस का आंसर राइटिंग कीजिए या प्रीलिम्स का क्वेश्चन आए तो हम ये नहीं कह सकते कि मोरक्को डेमोग्राफिक चेंज करने का प्रयास कर रहा है, यानी कि अपने नागरिक इन शहरों में भेज के इन शहरों में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है, ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि स्वेटा की पूरी आबादी ही 85,000 है और अकेले मोरक्को से 50 से 60,000 लोग चले गए, तो स्पेन के लिए ये बहुत कठिन नहीं होगा ये पहचानना कि कौन बाहर से आया है और कौन यहाँ का नागरिक है। स्पेन उसको तुरंत निकाल के बाहर फेंक, और अभी खबर आ भी रही है कि लगभग लगभग 49 से 50,000 प्रवासियों को स्पेन ने स्वेटा से निकाल के बाहर भगा दिया है। कई लोगों की मृत्यु की भी खबर आ रही है। हालांकि स्पेन कहता है कि ये मृत्यु हमारे कारण नहीं हुई है, लोग स्वेटा में प्रवेश करने के लिए विभिन्न रास्तों का चुनाव करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग तो ये सड़क के माध्यम से जाने का प्रयास करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग समुद्र के रास्ते प्रवेश करने का प्रयास करते हैं, उसमें कई लोग डूब जाते हैं। तो इस तरह से अभी यहाँ का विवाद चल रहा है। अब ये छोटा सा शहर स्वेटा
इसमें माइग्रेशन इतना बड़ा मुद्दा कैसे बन गया? क्योंकि जाहिर सी बात है, स्वेटा जो है वो स्पेन का शहर है और स्पेन का शहर होने के नाते स्पेन यूरोपियन यूनियन का सदस्य है। और जब यूरोपियन यूनियन का सदस्य स्पेन है तो स्वेटा भी क्या हुआ, कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन का एक क्षेत्र हुआ। और जब यूरोपियन यूनियन का क्षेत्र हुआ तो हम कह सकते हैं कि अगर अफ्रीका से यूरोपियन यूनियन के देशों में एंट्री का अगर देखा जाए तो स्वेटा और मेलिला ये दोनों क्या हैं? ये दोनों के दोनों बेटा ये प्रवेश द्वार है यूरोपियन यूनियन के, जो अफ्रीका में एंट्री देते हैं। यानी अगर कोई यहां से स्वेटा में एंट्री कर गया तो उसके लिए बहुत बड़ी समस्या नहीं रहेगी। अगर वो स्वेटा का है, यानी कि अगर वो स्वेटा में बस गया तो वो स्पेन में भी जा सकता है। स्पेन में जा सकता है तो बॉर्डर खुले हुए यूरोपियन यूनियन के, वो किसी भी देश में यूरोपियन यूनियन जा सकता है। इसलिए ये माइग्रेशन होते ही, इसकी जैसे ही खबर आई वैसे ही यूरोप में हंगामा मच गया, वैसे ही फ्रांस से लेके इटली से लेके पोलैंड तक में हंगामा मच गया कि कहीं ये माइग्रेशन यूरोपियन यूनियन को या यूरोपीय देशों को बहुत भारी न पड़ जाए, क्योंकि यूरोपीय देश पहले से ही माइग्रेशन की समस्या से बहुत जूझ रहे हैं। और लगे हाथ तो अभी जो डोनाल्ड ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप ने भी बयान दे दिया कि जिस तरह की अभी हालात स्वेटा शहर में बना हुआ है स्पेन के लिए, वैसे हालात तो मैक्सिको से अमेरिका के लिए भी बना हुआ है और हम इस पे दीवार बनाना चाहते हैं लेकिन संसद अप्रूवल नहीं दे रहा है। खैर, ये माइग्रेशन की समस्या पूरी दुनिया की समस्या बन चुकी। जिस तरह से इकोनॉमिकल डिस्क्रिमिनेशन है, यानी कि कहीं पे आर्थिक मजबूती बहुत ज्यादा है, वहीं कहीं पे आर्थिक कमजोरी इतनी ज्यादा है कि लोगों को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं है। ऐसे में लोग अपने उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन देशों में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं जिन देशों में रोजी रोटी आसानी से मिल जाती है, जिन देशों में जीवन स्तर अच्छा है। इसलिए माइग्रेशन की समस्या और दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। तो ये पूरी खबर थी स्वेटा और मेलिला को लेके। ये दोनों नाम आप याद रखिएगा। कभी स्वेटा से एंट्री करने का प्रयास करते हैं अफ्रीकी लोग और कभी मेलिला से एंट्री करने का प्रयास करते और कोशिश करते हैं कि वो यूरोप में एंट्री करे। एक यहाँ पे और मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानकारी दे देना चाहता हूं ताकि आप लोग का अगर एक साथ ही पूरा अगर ये कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो जाए तो और थोड़ा क्लैरिटी रहेगा एग्जाम के लिए। देखिए, अफ्रीका का ये क्षेत्र स्वेटा और मेलिला ये किसके कंट्रोल में है? स्पेन के कंट्रोल में है। और स्पेन में एक जगह है जिब्राल्टर। ये जिब्राल्टर किसके कंट्रोल में है? यूके के कंट्रोल में है, यानी कि ब्रिटेन के कंट्रोल में है। देख रहे हैं कितनी कहानी है यहाँ पे। नॉर्थ अफ्रीका को समझना बहुत जरूरी है, अगर आप नहीं समझेंगे तो इसके आंसर नहीं दे पाएंगे। यानी स्पेन अपना स्वेटा और मेलिला पे कब्जा रखा है। मैक्सिको स्पेन से कहता है कि भाई हमारे क्षेत्र को छोड़ दो। स्पेन कहता है नहीं, इस पे हमारा पहले से कब्जा है, ये हमारा क्षेत्र है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि 1960 के दशक में जब यूनाइटेड नेशन ने डीकोलोनाइजेशन का जो लिस्ट बनाया, उन क्षेत्रों का लिस्ट बनाया जहां उपनिवेशवाद था, जहां यूरोपीय देशों ने अपनी कॉलोनी बना के रखी थी, उन देशों को भविष्य में आजादी देने के लिए जब यूनाइटेड नेशन ने अपना चार्टर बनाया, अपना लिस्ट बनाया, तो उस लिस्ट में यूनाइटेड नेशन ने स्वेटा और मेलिला को शामिल नहीं किया। इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात का ये मतलब हुआ कि यूनाइटेड नेशन भी मानता है कि ये क्षेत्र किसके हैं? स्पेन के हैं। तो अफ्रीका में ये जो 2 क्षेत्र हैं उस पे स्पेन अपना कब्जा बताता है और कहता है कि ये स्पेन का है, और मोरक्को कहता है भाई ये हमारे क्षेत्र हैं, इसे छोड़ के चले जाओ। वहीं स्पेन में एक जगह है जिब्राल्टर। इस जिब्राल्टर को ब्रिटेन कहता है कि ये हमारा क्षेत्र है और स्पेन कहता है कि हमारा क्षेत्र है। स्पेन कहता है ब्रिटेन को कि भाई जिब्राल्टर छोड़ के चले जाओ। ब्रिटेन कहता है ना भाई, जैसे स्वेटा और मेलिला तुम्हारे क्षेत्र हैं वैसे जिब्राल्टर हमारा क्षेत्र है। क्योंकि देखिए, अगर यहाँ पे ब्रिटेन बैठा हुआ है
तो ब्रिटेन भी कितना स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे बैठा हुआ है, वो भी अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को वो जब चाहे चोक कर सकता है अपनी सेना के माध्यम से। तो ये एरिया रणनीतिक तौर पे बड़ा ही संवेदनशील है, इसको बड़ा ही तरीके से पढ़िए। तो ये कुछ न्यूज था जो कल से बाजार में चल रहा था और मुझे लगा कि आप लोगों को इसको डिटेल में इसके बारे में जानना चाहिए। ये जो एरिया है, चाहे स्वेटा हो गया, मेलिला हो गया, जिब्राल्टर हो गया, जिब्राल्टर स्ट्रेट हो गया, अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाला जो स्ट्रेट है वो जिब्राल्टर स्ट्रेट है। ये सारी चीजें आपको प्रीलिम्स और मेंस इंटरव्यू तीनों के दृष्टिकोण से समझना बहुत जरूरी है। आगे अगर आप लोग चाहेंगे तो हम डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं अगले पार्ट में कि आखिर स्वेटा कैसे स्पेन का पार्ट बना, मेलिला कैसे स्पेन का पार्ट बना, इतिहास क्या है इसका। जो मोरक्को है, मोरक्को पे या मोरक्को के बगल में अल्जीरिया है, मोरक्को और अल्जीरिया की बहुत बड़ी दुश्मनी चलती है। इस दुश्मनी के बीच का कारण क्या है? अल्जीरिया जिसपे फ्रांस का अपना कंट्रोल रहा, उपनिवेश रहा था अल्जीरिया फ्रांस का, यानी कॉलोनी रहा था, और मोरक्को भी फ्रांस के कंट्रोल में तो था लेकिन वो फ्रांस के संरक्षण में था। दोनों में डिफरेंस है। कॉलोनी यानी कि वहां पे फ्रांस के सारे अधिकारी वगैरह रूल करेंगे, और जो मोरक्को था यानी संरक्षण, संरक्षण का मतलब कि राजा तो लोकल होगा लेकिन विदेश नीति, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड डिसीजंस ये सारे फ्रांस लेता था। इन दोनों में अभी बहुत दुश्मनी है। साथ में उसे प्रोटेक्टोरेट कहते हैं, संरक्षण को प्रोटेक्टोरेट कहते हैं इंग्लिश में। साथ में पुर्तगाल का इसमें क्या रोल है, स्पेन का इसमें क्या रोल है, इसमें ट्यूनेशिया का क्या रोल है, अगर आप चाहेंगे तो इसको हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कस कर लेंगे। आज जाते हुए घर पे आप किस किस कीवर्ड्स पे ध्यान देंगे प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के लिए? तो आपको स्वेटा याद रखना है, मेलिला याद रखना है, मोरक्को जो नॉर्थ अफ्रीका का एक देश है वो याद रखना है, क्योंकि ये दोनों क्षेत्र मोरक्को में ही पड़ते हैं। लेकिन ये दोनों क्षेत्र हैं किसके? ये दोनों क्षेत्र स्पेन के ऑटोनोमस सिटी हैं, यानी स्पेन के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से स्पेन के पार्ट हैं। यूरोपियन यूनियन यानी स्पेन किसका हिस्सा है? यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है। समस्या क्या है? इलीगल माइग्रेशन का, यानी अवैध रूप से इन देशों में एंट्री की समस्या है, और ये बॉर्डर सिक्योरिटी की भी बड़ी समस्या है। अब लोग ये जो अवैध रूप से घुसने का प्रयास करते हैं वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि उनको बेटर जीवन मिल सके। इसके लिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी मामला आते रहता है कि वहां पे एक संगठित नेटवर्क काम करता है जो पैसे लेके लोगों को अफ्रीका से यूरोप में घुसाने का प्रयास करता है, कभी नाव के माध्यम से, कभी तैरकर, कभी सड़क के माध्यम से, और वो स्वेटा शहर में एंट्री कराने का प्रयास करता है। इसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने आज के न्यूज को बहुत डिटेल में देखा। एक बार बड़े मैप में आप लोग देख लीजिए, ये नॉर्थ अफ्रीका रहा, ये मोरक्को देश है, ये मोरक्को देश है, ये स्पेन है, ये पुर्तगाल है, छोटा सा ये पुर्तगाल है, ये जिब्राल्टर है, मेडिटेरियन सी ये है, अटलांटिक सी ये है, और जिब्राल्टर स्ट्रेट ये है, और यहीं पे वो दो छोटे छोटे क्षेत्र हैं मोरक्को में जिसके माध्यम से लोग इलीगल तरीके से एंट्री करने का प्रयास करते हैं। बाकी ये अल्जीरिया रहा, ट्यूनेशिया रहा, लीबिया रहा, और ये इजिप्ट रहा। ये नॉर्थ अफ्रीका के ये कुछ देश हैं जो हमेशा से ही न्यूज में बने रहते हैं, और यहाँ पे अगर कोई घटना घटती है तो उससे सीधे यूरोप पे इम्पैक्ट पड़ता है। और आपको तो पता ही है कि यूरोप को लगता है कि यूरोप में अगर कोई दिक्कत हुई तो ये दिक्कत पूरी दुनिया की है, और देखते ही देखते वो दुनिया की हेडलाइन बन जाती है। तो इस तरह से आज के क्लास को हम यहीं पे रोकते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर किसी और करंट अफेयर के टॉपिक पे आपको लगता है कि आपको क्लास चाहिए तो कमेंट करके बताइए।
और अगर आप चाहते हैं कि ये पार्ट 2 भी हम आपको लेके आएँ, जिसमें डिटेल में हम लोग इनके इतिहास, भूगोल की चर्चा करें, चाहे मोरक्को हो, चाहे वेस्टर्न सहारा हो, चाहे अल्जीरिया हो, चाहे ट्यूनेशिया हो, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पार्ट 2 लिखें। हमें अच्छा लगेगा और हम जल्दी ही पार्ट 2 लेके नेक्स्ट सेशन में आएँगे। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, तो इस क्लास का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल धाता आईएएस बाय ज्वाला सिंह सर पे मिल जाएगा। वहाँ पे आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे ये पीडीएफ आपको हर क्लास के बाद करंट अफेयर क्लास के बाद इस करंट अफेयर का पीडीएफ वहाँ पे अपलोड कर दिया जाता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी